हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम पढ़ते हैं मेज़रमेंट ऑफ लेंथ। तो मेज़रमेंट ऑफ लेंथ हम किस तरीके से देखेंगे। एक मेथड होता है पैरेलैक्टिक मेथड या फिर पैरेलैक्स मेथड। तो पैरेलैक्स मेथड की मदद से हम दूर की दूरियों को पता करने के लिए लगाएंगे। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ से चंद्रमा तक की डिस्टेंस पता करनी है। अब चंद्रमा तक की डिस्टेंस ऐसा तो है नहीं कि आप स्केल लेके वहाँ तक चले जाएंगे और वहाँ की डिस्टेंस को मेज़र कर लेंगे। तो इसलिए हमें इस मेथड की ज़रूरत पड़ती है। अब चलिए इस मेथड को समझते हैं कि आखिर ये मेथड है क्या। तो सिंपली सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आप लोग जब भी ट्रेन में या कार में सफ़र करते हैं तो आपने देखा होगा जो आपके पास की जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत तेज़ी से मूव करते हैं। जैसे जो पटरी के पास की जो चीज़ें हैं, जैसे पेड़ हैं या फिर कोई भी चीज़ है, और जो ट्रेन से पटरी से बहुत दूर हैं, मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर हैं, 5 किलोमीटर दूर हैं, तो वो बहुत ही धीरे धीरे मूव कर रहे होते हैं आपके रेस्पेक्ट में। तो ऐसा बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट बहुत ही दूर है और आपकी जो स्पीड है, रिलेटिव स्पीड, वो दूर वाले जो ऑब्जेक्ट है उनके रेस्पेक्ट में उतनी नहीं है जितनी रिलेटिव स्पीड जो पास वाले ऑब्जेक्ट हैं उनकी है। तो इसे समझते हैं इस तरीके से कि मान लीजिए कि ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन में आप हैं और आप चल रहे हैं। तो यहाँ वाला जो है, अब मान लीजिए v वेलोसिटी से है, तो यहाँ वाला जो ऑब्जेक्ट है वो आपके यहाँ निगेटिव v से ट्रैवल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब इसे क्या लग रहा है, निगेटिव v से जा रहा है। और ये दूर जो है वो इसकी रेस्पेक्ट में v वेलोसिटी से निगेटिव में नहीं जा रहा है, उसकी वेलोसिटी कुछ और है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये रिलेटिव वेलोसिटी का चक्कर है। दूसरी की प्रॉब्लम है एंगल की। तो अब हम एंगल की मदद से समझते हैं कि अगर हम इसकी रेस्पेक्ट में इसके एंगल को देखें तो ये एंगल बहुत ही तेज़ी से मूव कर रहा है। मतलब ये जो एंगल है बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ये जो एंगल है ये वाला, ये एंगल बहुत ही धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रहा है। तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट हमें बहुत धीरे धीरे पीछे जाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन जो पास का ऑब्जेक्ट है वो बहुत ही तेज़ी से पीछे जाता हुआ नज़र आता है। ठीक है, अब हम बेसिक तौर पर इसे समझते हैं कि वास्तव में ये मेथड है क्या। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आपको सिंपली एक पेन लेना है। इस पेन की टिप को किसी भी एक पॉइंट बना लीजिए। आपने पॉइंट बना लिया इस पॉइंट से, और इसको मैं अपनी एक आँख से, इस तरीके से एक आँख से मैं इसे अपनी लाइन ऑफ साइट में, मतलब ये आँख, पेन और वो पॉइंट, तीनों एक ही लाइन पे लेके आऊँगा। ठीक है, आप भी ऐसा कीजिए तो आप लोगों को फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या करूँगा, अपनी राइट आई से मैं इस समय देख रहा हूँ। अब मैंने क्या किया, राइट आई को बंद कर लूँगा। अब मैं लेफ़्ट साइड से देखूँगा तो आप देखेंगे कि आपकी जो पेन की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। ओके, पेन की टिप की पोजीशन चेंज हो गई है, जबकि आपने पेन को मूव नहीं किया और ना ही इसे पॉइंट को मूव किया। तो आखिर ये हुआ क्यों? ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी आँखों की पोजीशन चेंज हुई। पहले मैं इस आँख से देख रहा था तो ये पेन की टिप अब अपनी अलग लाइन ऑफ साइट पे थी, और जब मैंने इस आँख से देखा तो लाइन ऑफ साइट बदलने से एक डिफरेंस आया। अब उससे एक थीटा जो एंगल है वो क्रिएट होता है। तो उसे हम देखते हैं कि मान लीजिए ये दूर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई एक पेन की टिप है और ये मैंने आँखों से यहाँ पर देखा। तो इस तरीके से मैंने ये तीनों एक ही लाइन में ले ली। जब मैंने दूसरी आँख से देखा तब फिर ये जो है वो मुझे थोड़ा सा शिफ्ट दिखाई दिया, और ये इस तरीके से ये पॉइंट मुझे हटा हुआ दिखाई दिया इस निब से। तो ये जो है, ये दोनों आँखों के बीच की दूरी, ये जो मेरी दोनों आँखें हैं इनके जो बीच की जो दूरी है, इसकी वजह से ये चीज़ हुई। तो इन दूरी को इस केस में यहाँ पर क्या कहेंगे, बेसिस। इसे हम b से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, इस एंगल को हम कहते हैं पैरेलैक्स एंगल। इसे हम क्या कहते हैं, पैरेलैक्स एंगल या फिर पैरेलैक्टिक एंगल। तो इसकी हेल्प से हम मून तक की डिस्टेंस को पता लगा सकते हैं। आप कहेंगे मून की डिस्टेंस को हम कैसे पता लगाएंगे? आप ही लगाएंगे, इसी प्रोसेस से पता लगाएंगे। अब जब ये आपको पता चल गया
कि बेसिस हमारे दोनों जो ऑब्जेक्ट अलग अलग, जैसे इस केस में हमारी आँखें थी, एक बार ये आँख एक बार ये आँख, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है बेसिस है। इनसे जो सबटेंडेड एंगल है जो उस ऑब्जेक्ट पे बना वो क्या है, वो थीटा है। इसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं मान लीजिए। तो ये पैरेलैक्स एंगल, तो अगर यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसे मैं ए मान लूँ, मान लीजिए, है ना। तो आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये एंगल हो गया, इसे अगर देखा जाए तो ये आर्क हो गई। अगर मैं इसे सबटेंड करूँ, एक एक्सटेंड कर दूँ पूरे सर्कल में, तो मैं कह सकता हूँ ये एक तरीके से एंगल है, वो सॉरी रेडियस है। तो एंगल इक्वस टू आर्क, और ये आर्क है, मैं एक कंपैरिजन ले रहा हूँ, जबकि ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, मान लीजिए अर्थ और मून के बीच में, है ना। तो ये हमारा लगभग ये किसकी तरह वर्क करेगा, आर्क की तरह। एक जो सर्किल है उस सर्किल में हम ये कहेंगे ये आर्क की तरह, ये लगभग हम सीधी लाइन ही लेते हैं, कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। तो एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, तो यहाँ से एंगल थीटा हो गया हमारा, आर्क हो गई ये बेसिस हो गया बी, और रेडियस हो गई ये डिस्टेंस ए। तो इस आधार पर हम इसमें से कोई भी चीज़ अगर आपको पता है तो आप दूसरी चीज़ फाइंड आउट करते हैं। बेसिकली हमें लॉन्ग डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के दूरियां नहीं पता होती, तो हम इससे क्या करते हैं, अधिकतर ए फाइंड करते हैं, मतलब दूरी पता करते हैं। जैसे यहाँ से मून तक की दूरी को पता करना है, तो ए इक्वस टू हो जाएगा बी अपॉन थीटा। अब इसके लिए हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल हैं, उसे एक बार आप चेक कीजिएगा और उनकी तरफ हम अप्रोच करते हैं। मैं इसे रफ कर देता हूँ। तो ये हमारा क्वेश्चन है कि हमें एंगल दिया हुआ है, हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, हमें रेडियन में फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं ये हमें पता करना है। तो कैसे पता करेंगे कि 1 डिग्री, बेसिकली आप अगर पूरे सर्किल की बात करें, हम इस पूरे सर्किल की बात करें, तो इस सर्किल में अगर हम यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री। और अगर रेडियन में बात करें तो ये कितना होता है, 2 पाई रेडियन। तो हम कह सकते हैं 360 डिग्री इक्वस टू 2 पाई रेडियन। 2 पाई रेडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था RAD, रेडियन। ओके, तो इससे 360 डिग्री है, तो 1 डिग्री इक्वस टू 2 पाई बाई 360 रेडियन, और इसे आप डिवाइड करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। मैं इसका रिज़ल्ट लिख देता हूँ, 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। ओके, तो हमारा इसका आंसर जो है मिल गया कि 1 डिग्री में 1.754 इंटू 10⁻⁻² रेडियन होते हैं। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बी। वो कह रहा है मिनट ऑफ आर्क। इसे मिनट ऑफ आर्क या फिर आर्क मिनट भी बोलते हैं, आर्क मिनट भी बोलते हैं। ओके, इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 1 और 1 डैश। ओके, तो 1 और 1 डैश, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कि हम टाइम देखते हैं तो सिंपल वैसा ही प्रोसीजर है, हालांकि कॉन्सेप्ट दोनों के थोड़े से डिफरेंट हैं, लेकिन आप याद करने के लिए ऐसे याद कर लेंगे। हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि 1 मिनट में 60 सेकंड क्यों होते हैं, चाहे वो समय की बात हो चाहे यहाँ की बात हो, ठीक है। तो 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में यहाँ पर 60 मिनट होते हैं। तो हमारा बी क्वेश्चन होगा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। मिनट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 डैश से। ओके, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन। तो अगर मैं 1 मिनट की बात करूँगा, 1 मिनट की, तो मुझे डिवाइड करना पड़ेगा 1.745 इंटू 10⁻⁻² रेडियन डिवाइडेड बाई 60। तो यहाँ से मुझे ये आंसर मिलेगा 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴ रेडियन। तो 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, 2.91 इंटू 10⁻⁻⁴। इसी तरीके से मुझे फाइंड आउट करना है
कि एक सेकंड में, या फिर आर्क ऑफ सेकंड है ना, आर्क सेकंड, इसे आर्क सेकंड भी बोलते हैं, आर्क सेकंड। तो एक आर्क सेकंड में कितने रेडियंस होते हैं। तो फिर से मुझे क्या करना है, यहीं पर ही कर देता हूँ 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 अगेन। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि 60 सेकंड, सेकंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल डैश लगाएंगे। ओके, तो 60 सेकंड में हमारे होंगे 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। तो अगर मैं 1 सेकंड फाइंड आउट करना चाहूँगा तो मुझे इस 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, -4 रेडियन डिवाइडेड बाई 60। तो 1 सेकंड इक्वल्स टू मुझे मिलेगा, मैं आंसर देख लेता हूँ, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो इस तरीके से आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस प्रोसीजर पता होना चाहिए। आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, फिर 1 मिनट में कितने रेडियन होते हैं, फिर 1 सेकंड में कितने रेडियन होते हैं। ये सारा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा कि हमें एक बिल्डिंग की डिस्टेंस पता करनी है अपनी लोकेशन से। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि एक कोई व्यक्ति है, एक कोई पर्सन है, वो पॉइंट ओ पर है और जो बिल्डिंग है वो पॉइंट सी पर है, उसे ए सी को फाइंड आउट करना है बगैर वहाँ जाए। तो हम ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट हमने कोई भी ले लिया बहुत दूर का, है ना, और ठीक इसी तरीके से हमने जैसे लाइन ऑफ साइट पे लगाया, तो यहाँ से हमने एक लाइन ऑफ साइट पे बहुत दूर के डिस्टेंस को कवर कर लिया और इस पॉइंट को हमने मार्क कर दिया। अब यहाँ मार्क से हम 100 मीटर, है ना, 100 मीटर हम परपेंडिकुलर राइट हैंड साइड पे मूव किए, या किधर भी, इधर भी जा सकते हैं, इधर चले गए, ठीक है। 100 मीटर हमने मूव किया। 100 मीटर मूव करने, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता होगी। 100 मीटर हमने क्यों मूव किया, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तभी ये वर्क करेगा, क्योंकि बेसिस है ना। तो ये 100 मीटर हमें पता है, हम क्योंकि हम चले ही 100 मीटर हैं, तो हमने 100 मीटर पे जाकर रुक गए और फिर से हमने अपना जो है अपना इंस्ट्रूमेंट लगाया और फाइनाइट ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस्ड ऑब्जेक्ट पे, दूर के ऑब्जेक्ट पे हमने फिर से फोकस किया। तो हमने देखा कि हमें जो एंगल है वो कितना मिला, ये थीटा मिला। ओके, हमने यहाँ देखा, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट देखा, तो ये हमें गिवन है 40 डिग्री। ओहो, मैंने सेल्सियस लिख दिया, सॉरी, 40 डिग्री। 40 डिग्री हमें एंगल मिल गया। तो अगर ये 40 डिग्री है, ये पैरेलल है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, जो कि 40 डिग्री होगा। अब चलिए अपना प्रोसीजर को देखते हैं। तो ट्रायंगल ए सी बी में हम ये कह सकते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल्स टू, थीटा अगर ये है तो परपेंडिकुलर कौन होगा, उसके सामने वाला, ए बी अपॉन बेस, इसके लिए क्या होगा, ए सी। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए सी। तो ए सी को हम इस तरफ ले आते हैं, इक्वल्स टू ए बी अपॉन tan थीटा। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं, ए बी की वैल्यू है 100 और tan थीटा की वैल्यू होगी 1040। तो 1040 की वैल्यू मुझे देखनी पड़ेगी, 100 अपॉन 1040, 1040 की वैल्यू 0.8391, 0.8391। इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 119 मीटर आपको मिलेगा। मतलब AC जो है आपकी 119 मीटर के आसपास होगी। तो हमने बगैर बिल्डिंग तक जाए, है ना, बगैर बिल्डिंग तक जाए हमने जो है ए बी की मदद से और इस एंगल की मदद से AC को फाइंड आउट कर लिया। ओके, चलिए अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। ये हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में वो कह रहा है कि अर्थ है, ये हमारी क्या है, अर्थ। अर्थ के दो अपोजिट साइड पर ए और बी, दो ऑब्जर्वेशन लिए। एक बार हमने ऑब्जर्वेशन लिया ए से और हमने मून के किसी ऑब्जेक्ट पॉइंट को देखा, ठीक है। ठीक ऐसे ही हमने ऑब्जर्वेशन लिया वर्टिकली अपोजिट डायमीटर, है ना। तो
बी से और बी से हमने जो ऑब्जेक्ट देखा मून पर, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो गिवन है 1 डिग्री 54 मिनट, 1 डिग्री 54 मिनट। तो अब इसे हमें फाइंड आउट क्या करना है कि अर्थ से यहाँ तक की मून तक की डिस्टेंस को हमें पता लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम कैसे शुरू करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये कह सकते हैं कि डायमीटर सर ये कैसे हो जाएगी, डायमीटर तो वर्टिकली अपोजिट ऐसे नहीं हो सकता। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा कि मान लीजिए ये आपका सर्किल है और वर्टिकली जो अपोजिट डायमीटर पे आप ऑब्जर्वेशन लेंगे लाइन ऑफ साइट पे, तो ये पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन ये आगे कभी मिलेंगे नहीं, है ना। तो हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करते हैं, अप्रॉक्सीमेशन इन द सेंस कि अगर मान लीजिए ये सर्किल है और मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं टेंजेंट अगर ड्रॉ करूँगा तो ये कहीं यहाँ आएंगे, ठीक है। अब मैंने इस पॉइंट को थोड़ा सा दूर कंसीडर किया है ना, मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरीके से ये जो है ये थोड़ा सा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो गया। तो ठीक ऐसे ही मून के केस में क्या है कि ये ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, तो हम ये लगभग लेके चलते हैं और ये हम लगभग कह सकते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली कि ये डायमीटर के अपोजिट में होगा। तो ठीक इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्या है अर्थ के भी वर्टिकली अपोजिट कंसीडर कर लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है लेकिन फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं। दूसरी चीज़, अर्थ की किसी भी प्लेस की दोनों डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि अर्थ पे हम रहते हैं और अर्थ की पूरी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में आज हमारी साइंस को अच्छे से पता है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ए भी हमें पता है, थीटा हमने फाइंड आउट कर लिया है एक्सपेरिमेंट से, हमें बी और यहाँ तक मून तक का डिस्टेंस को हमें पता करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, अपना वही पुराना फॉर्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, आपको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, और एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ पर एंगल, हालांकि वो मैं बाद में लगाऊंगा, सबसे पहले हमारे पास ये है कि ये एंगल जो है वो डिग्री और मिनट में दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये अगर मीटर में दिया हुआ है तो ये सेकंड में हम कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे, हम सेकंड में कन्वर्ट करना है। ओके, तो जो थीटा है बेसिकली 1 डिग्री 54 मिनट, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए, 1 डिग्री कितना होगा 60 मिनट प्लस 54 मिनट, ठीक है, ये हो जाएगा 114 मिनट। अब मुझे ये किस में चाहिए, सेकंड में, तो थीटा इन सेकंड हो जाएगा 114 मल्टीप्लाइड बाई 60, ये मेरा कन्वर्ट हो गया सेकंड में। ओके, तो ये मुझे एंगल मिल गया, लेकिन मैं ये वैल्यू सीधे सीधे मीटर के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकता, मुझे इसे कन्वर्ट करना होगा रेडियन में। कभी भी मैं डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में अगर एंगल को कैलकुलेट करूँगा तो मुझे वो दूरी रेडियन में ही चाहिए, तो इसे मैं रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। अब आप लोगों को पता है कि अगर 1 सेकंड में, है ना, कितने हमने पीछे वाले न्यूमेरिकल में सॉल्व किया था, 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो यहाँ पर मुझे थीटा रेडियन में चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ थीटा इन रेडियन विल बी इक्वल्स टू 114 इंटू 60 सेकेंड, ये ब्रैकेट है, मल्टीप्लाई बाई 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो ये जो एंगल है हमें रेडियन में मिल जाएगा, इसे आप सॉल्व करेंगे, ये फाइनल वैल्यू आएगी 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन, ठीक है। तो हमें एंगल मिल गया। अब हम अपना सिंपल फार्मूला लगाएंगे, एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल इक्वल्स टू थीटा, आर्क है हमारी ये एंगल हो गया, आर्क ये हो गई ए बी, और रेडियस हो गई हमारी बी एम, मैं यहाँ पर बी एम लिख देता हूँ। ओके, तो बी एम हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी एम इक्वल्स टू ए बी अपॉन थीटा। ओके, ए बी हमें गिवन है 1.27 इंटू 10⁻7 मीटर डिवाइडेड बाई थीटा 3.32 इंटू 10⁻⁻2 रेडियन यूनिट, रेडियन क्योंकि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है तो ये ओवरऑल
रिज़ल्ट हमारा किस में आएगा, मीटर में ही आएगा, रेडियन डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसे आप सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे आएगा 3.84 इंटू 10 की पावर 8 मीटर, यह आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर कुछ शरारती स्टूडेंट ये कह सकते हैं कि सर आपने तो चीटिंग कर ली। बोले चीटिंग कैसे करी? बोले चीटिंग ऐसे कर ली कि यहाँ पर आपने यूज़ किया एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, थीटा इक्वस टू AB अपॉन BM, और आपने इससे जस्ट पहले वाले न्यूमेरिकल में टेन थीटा यूज़ किया था। आपने कहा था टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कहीं तो आप एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस यूज़ कर रहे हो, कहीं पर आप टेन थीटा यूज़ कर रहे हो, ये तो चीटिंग है। तो इसका क्लेरिफिकेशन मैं यहाँ पर दूंगा कि जब आपका एंगल बड़ा है ना, लाइक 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, तब आप टेन थीटा यूज़ करेंगे और परपेंडिकुलर अपॉन बेस को यूज़ करेंगे, है ना, क्योंकि टेन में और साइन में, केवल इन दो में ही है, कॉज में नहीं है, टेन में और साइन में जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती है, टेन थीटा की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट थीटा के इक्विवेलेंट होती है। आपने ये देखा भी होगा कि इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इज़ वेरी स्मॉल, अभी मैं इसका भी मतलब बताऊंगा, देन टेन थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। सेम ऐसे ही आप साइन थीटा में भी करते हो। तो आखिर ये होता क्यों है कि अगर आप 5 डिग्री से नीचे जाएंगे, 5 डिग्री से नीचे की वैल्यू लेंगे, तो उस केस में आप 5 डिग्री की अगर आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 5, तो वो अप्रॉक्सीमेटली 5 के बराबर होगी। और अगर नीचे जाएंगे 3 डिग्री, तो और प्रिसाइज वैल्यू मिलेगी। 1 डिग्री की बात करें तो वो 1 के अप्रॉक्सी होगी। अगर मैं यहाँ पर एंगल बहुत ही कम है, मतलब 1 डिग्री 54 मिनट, है ना, तो ये कम है, 5 डिग्री या 3 डिग्री से भी कम है, तो इसलिए यहाँ पर हम एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस यूज़ कर सकते हैं। अगर मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री एंगल है, कोई बड़ा एंगल है, तो वहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि टेन थीटा इक्वस टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ पर ऐसा नहीं बोलना है, यहाँ पर आप लोग मुझे इस तरीके से मत बोलना कि सर चीटिंग कर रहे हैं, चीटिंग नहीं है, बस ये प्रोसीजर है, अप्रॉक्सीमेशन है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा ये कह रहा है कि अर्थ से हमने सन के डायमीटर के दो अपोजिट साइड को, है ना, उसे ऑब्ज़र्व किया, तो हमें इन दोनों के बीच जो एंगल है वो मिला 1920 सेकेंड। ओके, तो एंगल हमें गिवन है, अर्थ से लेके सन तक का डिस्टेंस हमें गिवन है, हमें डायमीटर ऑफ द सन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सन की डायमीटर जो है हमने मान ली AB है। अब मैंने जब इतने न्यूमेरिकल करा दिए हैं, तो मुझे लगता है कि ये ठीक वैसा ही न्यूमेरिकल है और आप इसे सिंपली कर सकते हैं। सिंपल वाला फार्मूला लगाना है, एंगल इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस लगा दीजिए। तो एंगल थीटा इक्वस टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल कितना है 1920 सेकेंड, आर्क है हमारी EB जो कि है, मैं EB ही लिख दे रहा हूँ अभी, और रेडियस है हमारी AB। तो AB को इधर लाएंगे, AB इक्वस टू EB कितना है 1.496 इंटू 10⁻11 अपॉन 1920 सेकेंड। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि सेकंड हम डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते, हमें सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम सेकंड को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और वो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन से। अब ये हमारा रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेशन के बाद आंसर आएगा
1.39 इंटू 10⁹ मीटर। तो ये आपको जो है सन की डिस्टेंस मिल गई। तो इस तरीके से आप किसी भी डिस्टेंस को दूर से ही बैठ के फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है। इससे हम बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, जैसे जुपिटर हो गया, मून हो गया, सन हो गया, या फिर कोई भी, है ना, हम कहीं पर भी बगैर जाए हम केवल दूर से ही वहाँ की दूरियों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। और आज के लिए मैं बस इतना ही करूँगा। धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। चलिए, थैंक यू।